लाखों रुपये का कर्ज मेरे ऊपर था। अच्छा। इस कदर दगादगी थे कि ना काम चल रहा है, ना पैसे आ रहे हैं, कर्ज वाले तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे लगा यार सब खत्म हो गया। स्टेज से ऐलान हो रहा था साजिद अख्तर निहाल अहमद कि आप यहाँ पर अपना प्राइज़ ले लें, और मुझे गेट पर रोक दिया गया। वहाँ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनकी बहन, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, वो एक्सपायर हो गई। कि अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की नेमतों में दिया तो मेरे 7 दोस्त हैं। 19 दिनों तक के मैं एडमिट था, 17 दिन तक के ऑक्सीजन पे था। उसका चेहरा देखने के बाद एहसास हुआ कि यार जिम्मेदारियां बहुत हैं। लोगों को लगता है कि साजिद को यहाँ पहुँचने के लिए भाई वो ज़ख्म देखे हैं जो इंसान जो अगर कहे कि मैं ज़िंदगी में हारा नहीं, उसे क्या चाहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और निकल जाए इससे। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वह हैं हमारे ख़ास दोस्त साजिद अंसारी साहब। साजिद अंसारी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मालेगांव शहर में न सिर्फ इंटरनेट, वाईफाई का जाल बिछाया, बल्कि लोगों को फार्म हाउस कल्चर से भी रोशनास करवाया। तो ऐसी इस शख्सियत से मैं आप लोगों को आज मिलाना चाहता हूँ और हम उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, किन मुश्किलों से गुजरी और किन हालात से गुजरते हुए वो इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे साजिद भाई का। साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई मुझे याद करने के लिए। आपने मुझे अपने इस आपको याद करने की ख़ास वजह भी थी भाई, क्योंकि इसमें एक मोटिवेशन है आपकी ज़िंदगी में। हमने आपके बचपन की ज़िंदगी भी देखी है, जवानी के दिन भी देखे हैं, अभी भी माशाल्लाह जवान ही हो, लेकिन वो दिन हमको याद है अच्छी तरह से कि किन मुश्किलों से आप गुजरे, कैसे कैसे आगे बढ़ने की कोशिश किया और आज अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम अता किया है। तो साजिद भाई, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और अल्लाह का कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने सामने बैठने के लिए और लोगों से रूबरू कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं मशकूर हूँ आपका। अब रही बात बचपन की, तो कहते हैं ना कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन के दिनों में अगर आप कहें ना, इस्लामपुरे में मेरा जन्म हुआ। रज़ाक मिंबर फैमिली से मैं हूँ। मेरे दादा मालेगांव शहर के सदर बल्दिया गुजरे हैं। अच्छा। हाजी अब्दुल रज़ाक मिंबर मेरे दादा। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, आमीन। मेरे वालिद निहाल अहमद हाजी अब्दुल रज़ाक एक सख्त लहजा मगर नर्म दिल इंसान थे। हकीकत यह है कि उन्होंने हर लम्हा ज़िंदगी को गुजारने के लिए ऐसे रास्तों से गुज़रने की प्रेरणा दी जिससे गुज़रने के लिए आज भी लोग डरते हैं। आँख खुली तो कर्ज़ का बोझ हिस्से में आया, रहने को छत भी बराबर नहीं थी, मगर ज़िंदगी हौसलों से भरी थी। कभी हौसला नहीं हारा। करने की चाह, कुछ नया करने की चाह हमेशा से ज़िंदगी में रही, दिल में रही। और हमारे अकरम भाई काफ़ी मुझे करीब से जानते हैं उन दिलों को। जब मैं जद्दोजहद करता था, मुझे याद है किदवाई रोड पर भी आप गाड़ी लगाया करते थे। किदवाई रोड पे मैं रेडीमेड की गाड़ी लगाया करता था। 1990 की बात है, 90s की बात है। 10th का एग्ज़ाम देने के वक्त मैं स्कूल जाने से पहले साइकिल की एक दुकान थी इस्लामपुर में, ईगल साइकिल सर्विस। हाँ। वहाँ पर मैं पंचर वगैरह बनाया करता था। तो वहाँ से शुरुआत है। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद हालात और ख़राब होते गए। माशी हालात कुछ ठीक नहीं थे। काम करना पड़ा। काम करने के साथ साथ बाकी भाई बहनों की भी जिम्मेदारियाँ थी। वालिद की तबीयत, घर में बड़े आप ही हो गया। मैं बड़ा मैं ही हूँ और अल्लाह ने मुझे बड़ा बनाया। तमाम जिम्मेदारी माशाल्लाह बड़े होने का फ़र्ज़ भी निभाते आया अभी तक। ये बहुत कोशिश बड़ी तो बात करते गए। हकीकत ये अकरम भाई कि कभी ज़िंदगी से शिकायत नहीं रही मुझे। जिन हालात से भी अल्लाह ने गुजारा, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। हालात ऐसे भी गुजरे हैं कि यकीन जानिए जिस चीज़ की तरफ इशारा हाथ रखता था वो नुकसानदेह होती थी। ऐसे भी हालात गुजरे मुझ पर, मगर कभी ज़िंदगी में हालात से हारने का हुनर न सीखा, न सीखने दूंगा। बेशक, बिल्कुल। अब हालात कुछ यूँ है कि लोग कहते हैं ना कि जिन गर्दिशों से आज भी डरती है कायनात, उन गर्दिशों के साथ मुसलसल रहे हैं हम। क्या बात। पाँव में अबले हैं मगर इसके बावजूद कारवान वक्त ठहर चल रहे हैं हम। वाह, बहुत अच्छे। तो इसके मिज़दाक हमेशा कुछ कर गुजरने की चाह रही। बचपन इस्लामपुरे से गुजरा। 10th तक के ATT हाई स्कूल में एजुकेशन हासिल की। 11th 12th का एग्ज़ाम मैं 1993 में दिया।
कॉमर्स का किया, उसके बाद फिर कभी स्कूल नहीं गया। तो बचपन में आप साजिद बहुत ज़्यादा शरारती थे या बहुत आज्ञाकारी थे, फर्माबरदार थे, नहीं, क्या? लोग ऐसा कहते हैं, मुझे आज यकीन नहीं आता क्योंकि यादें धुंधला सी गई हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा आज से बिल्कुल उलट बहुत फर्माबरदार था। अच्छा। हालात लोग कहते हैं ऐसा, मुझे यकीन नहीं, खुद को आईने में देख मतलब के आपकी लगता है। शरारतों की कोई उनके पास कहानी है नहीं? नहीं मतलब नहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसा किस्सा कुछ है? नहीं है। असली में बचपन कहाँ गुजरा समझ में नहीं आया, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ ने बेशक बेशक। इस कदर हालात से लड़ने का हुनर सिखाया कि शरारतों का मौका नहीं मिल सका। कभी कभी बहुत सारे बचपन ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कहीं खो जाते हैं। हाँ, बस उसी तरीके शायद का रहा। वैसे। मगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे कभी शिकायत नहीं रही अल्लाह नहीं, से। और बेशक अगर होना भी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही सबसे बड़ी बात वो जिसे पसंद करता है उसे आजमाइशों में डालता है। आजमाइशों में डालता है। बिल्कुल बेशक। पूरी ज़िंदगी आप देख लीजिए कि हर इंसान जो इम्तिहान से नहीं गुजरा उसे क्या खबर ज़िंदगी क्या है। बेशक। अक्सर मैं कहता हूँ कि जो शख्स ये कहे कि मैं कभी गिरा नहीं, मैं कभी रुका नहीं, तो उसे चाहिए कि उसका अपना पासपोर्ट ले और निकल जाए दुनिया से। कोई मतलब नहीं, ऐसी कोई ज़िंदगी से क्या लेना देना। बेशक बेशक। ज़िंदगी एक कड़वा घूंट है, इसे पीना शुरू करना चाहिए। इसी बात पे कॉफ़ी की एक शिप हो जाए। ज़रूर। तो साजिद भाई अभी ये बताइए कि मम्मी और पापा में, यानी अम्मी या अब्बू में, सबसे ज़्यादा गुस्से वाला या सख्त कौन था, और उनके हाथों कभी पिटाई विटाई भी हुई क्या आपकी? मेरे वालिदैन मशरिक़ और मगरिब की तरह हैं। मेरी वालदा अच्छा। बहुत नर्म दिल, बहुत मोहतरम, बहुत पोलाइट इंसान। मेरे वालिद उतने ही सख्त, अच्छा उतने ही कड़क, अच्छा। बहुत ज़्यादा गुस्वर। ओके। ये दोनों शख्सियत के बीच हम लोग पले बड़े हैं। अगर आप सोचें मेरे वालिद की मैं बताऊं तो उन्होंने इसलिए भी मारा है कि एक छाते से मार रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ छतरी कहाँ है। ये भी हालात गुजरे। ओ बाप रे, यानी जो छतरी खोई उसी छतरी से मारते हुए पूछ रहे हैं कि वो छतरी कहाँ है? छतरी कहाँ है। तो ऐसे भी हालात झेले हैं हमने। क्या बात है। मगर एक वक्त आया कि जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती गई, उनमें संजीदगी के साथ साथ शफ़क़त भी कूट कूट के भरी हुई थी। ओके। शफ़क़त माँ की मिली और बाप की जो साया था वो तो कमाल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक सर मैं कहता हूँ कि अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। बेशक, कभी भी। तो वो ये साबित करता है कि यकीन अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए चुन रखा है वो बेहतरीन है। कहते हैं ना कि साते शुक्र है साकिना ने खित्ते खाक। तो साजिद भाई अभी हमारा एक सवाल ये था कि कॉलेज के दिनों में या मदरसे की तालीम के दिनों में कैसे थे आप? मतलब कॉलेज के जैसे यंग लड़के होते हैं आजकल के, जो बहुत ही मस्तीखोर, शरारती, इधर घूम उधर घूम, ये वो, मदरसे वगैरह में भी जाए तो मदरसा छोड़ के कहीं और दोस्तों के साथ घूमने चले जा रहे, क्या था मतलब कॉलेज का माहौल, और उसके बाद मदरसे का माहौल क्या था मतलब? खान साहब सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, कभी कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला। हालात ऐसे थे कि भाई क्या करते हैं। हाँ, 10वीं तो 10th का एग्ज़ाम मैंने ATD से दिया, 11वीं 12वीं ATD में किया, उसके बाद कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया। हाँ, ज़िंदगी रोज़ एक नया सबक सिखा देती है। तो ये जो टीचर्स जो रोड पे घूमते हैं ना, यही मेरे लिए टीचर से कोई कम नहीं है। और रही बात शरारतों की, तो मदरसे में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। अच्छा, इस्लामपुरा की किस बात पे होती थी पिटाई? नहीं, एक मरतबा का मुझे याद है, ATD हाई स्कूल में प्रीलिम का एग्ज़ाम था। जावेद सर, मेरे ही जैसा एक बंदा और पीछे बैठा हुआ था, उन्होंने देखा कि वो बंदा कॉपी कर रहा है, उनकी नज़र का धोखा हुआ, उन्होंने आके उसे ना पीटते हुए मुझे काफ़ी पीटा। और बाद में उन्हें ऐसा कि कॉपी तो वो कर रहा था, मैं इनको क्यों मारा। तो वो एक इंसिडेंट था कि यानी गलती से आपने मार खाया? हाँ, तो गलती से ही मार खाया हमें, उतना ही याद है, बाकी इससे ज़्यादा मतलब हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि आप मतलब बचपन में भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा बदमाश नहीं थे, शरारती नहीं थे कि जिसकी वजह से मार वार पड़ती रही हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं। जब 12वीं की पढ़ाई ख़त्म हुई साजिद भाई आपकी, तो उसके बाद फिर क्या क्या ज़िंदगी ने तब्दीली आई ज़िंदगी में आपकी? हाँ, यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। अच्छा। ज़िंदगी का नया मोड़ था वो। 12th का एग्ज़ाम हुआ, शायद मैंने अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल की थी ATD हाई स्कूल में। अच्छा। हालात कुछ यूँ थे कि पहनने को यूनिफॉर्म नहीं था। इससे स्टेज से ऐलान हो रहा था साजिद अख्तर निहाल अहमद कि आप यहाँ पर अपना प्राइज़ ले लें, और मुझे गेट पर रोक दिया गया। मुझे गेट के बाहर, बाकायदा तार कंपाउंड था, उसके बाहर मैं रुका हुआ था। अंदर जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं था कि मैं जाके अपना प्राइज़ ले लेता और 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ। वो उस दिन के बाद सोच लिया कि अब स्कूल नहीं जाऊँगा। तो आप गए भी नहीं प्राइज़ लेने? नहीं, प्राइज़ लेने भी नहीं गया।
दूसरे दिन या फिर स्कूल छूटने के बाद मुझे प्राइज़ भी मिला। और एटीडी में बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि आप स्टडी कंटिन्यू करो, हम लोग देख लेंगे। मतलब आप मेरी स्टडी देख लेंगे मगर घरेलू हालात कौन देखेगा। कौन देखेगा। तो उसे छोड़ते हुए मैंने फिर ज़िंदगी में कदम रखा कि पढ़ाई को दरकिनार पहले पेट की आग बुझानी चाहिए। सबसे ज़रूरी तो फिलहाल वही होता है। तो ज़िंदगी वहाँ से बदली, वहाँ से निकला। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम सीखने की गर्ज से मैंने जैन टेक्निकल में कुछ दिनों के लिए एडमिशन लिया। अच्छा। मराठी में होने की वजह से समझ नहीं सका। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा हाथ आजमाया, टेप बनाया, उसके बाद सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, फिर स्क्रीनिंग के लिए टीवी है, एलसीडी है, ये सब पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं काम शुरू किया। मुझे याद है कि भाई आपका जो साउंड सिस्टम जो था, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि साजिद भाई का जो साउंड सिस्टम हमारे मालेगांव शहर में एक है न्यूराज वीडियो, उसमें डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम उस वक्त हम खाली सुना करते थे, लेकिन थिएटर में जब इन्होंने साजिद भाई ने वो साउंड फिट किया था तो वो सुनने के बाद आपको भी मज़ा आ जाएगा। इतना कमाल का साउंड होता था और ख़ास तौर से उसका स्क्रीन जो है वो क्वालिटी, इस मामले में साजिद भाई बहुत माहिर हैं, टेक्निकली बहुत माशाल्लाह, इनका जहन बहुत तेज़ है इस मामले में। तो वो उसका वो कैसे क्या जहन में आया था साजिद भाई आपके? मसला ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जानने की वजह से ना मुझे पढ़ने का शौक़ तो शुरू से रहा है। जी। स्कूल नहीं जाता था तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बुक्स लाया, वो पढ़ना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स बुक से साथ में मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसके बारे में मालूमात लेना शुरू किया। अच्छा। तो उसी दौरान मुझे पता चला था कि JBL के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनके बारे में लिया। तो मेरा दोस्त है जाहिद न्यूराज, बहुत पोलाइट बंदा है, बेहतरीन है, और वो उसका भी क्रेज़ है कि भाई वो अच्छे से अच्छी चीज़ें पसंद ये करता है। बात। तो मैं उसको बताते गया कि अपन ये अगर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे तो नया साउंड सिस्टम और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। वो बंदा भी लब्बैक कहते हुए तमाम चीज़ों पर खर्च करता रहा, और मैंने उसमें वहीं से सीखा भी, और उसके बाद नहीं, बहरहाल लोगों के बहुत सामने तो कमाल। रिजल्ट है। वो इन्हें आज भी उसी लेवल पे उनका मामला। हाँ नहीं, वो काफ़ी आज भी एग्रेसिव है। मैं तो बिल्कुल। काफ़ी दिन हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़े हुए। मालेगांव शहर में इन्हें अभी भी अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट वीडियो पार्लर अगर है तो वो हाँ अभी भी है, वो मेंटेन करता है जाहिद। बिल्कुल। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अगला जो चैप्टर था 1997 में मुझे पता चला कि कंप्यूटर कोर्सेज भी आ रहे हैं आगे की ज़िंदगी के लिए। मैंने सोचा कि 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म कोर्स है DPCS करके अक्कल कुआं में। अच्छा। तो मैं ज़िंदगी की हालात से तंग आकर भी वहाँ गया था कि मदरसा भी है और वहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है। मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ भी मैंने करीब 1 साल तक के कंप्यूटर का ट्रेनिंग लिया। वहाँ से निकलने के बाद काम करने की गरज से सूरत गया, गुजरात 1 साल। अच्छा। 1999 की बात है। तो वहाँ क्या करते थे मतलब? वहाँ पर मैं जो अक्कल कुआं में सीखा था वो, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस, ये दोनों को मिक्स करके मैं हार्डवेयर की रिपेयरिंग भी करता था और कंप्यूटर के अंदर कुछ नया सीखने की गरज से वहाँ गया था। अच्छा। वहाँ पर जब पहुँचा तो हालात तो बहुत ख़राब थे, तो पार्ट टाइम जॉब करना और उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग लेना। तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा था। उस वक्त तो कितनी उम्र रही होगी आपके साथ? मेरी उम्र थी उस वक्त 23 ईयर्स। तो वहाँ से वापस आने के बाद कितने साल रहे सूरत में फिर? 8 महीना। 8 महीना बस? अच्छा। हाँ, वहाँ से सीखा। मालेगांव में आके साइबर लिंक कंप्यूटर करके सेंट्रल खड्डे में एक जगह शॉप स्टार्ट की। वहाँ से कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग स्टार्ट किया। लोगों के मॉनिटर्स बंद हो जाते थे, मॉनिटर बनाता था। ये सब चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद CPU में प्रॉब्लम्स आने लगी लोगों के। उसी दौरान में एक्साइज ड्यूटी लगा था, तो मैंने NR कंप्यूटर वर्ल्ड फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था न्यूराज वालों के साथ में मिल के। अच्छा। NR कंप्यूटर वर्ल्ड, वहाँ पर काफ़ी कुछ कंप्यूटर्स में हम लोगों ने सेल परचेज का काम अच्छा किया। एक अल्लाह ने फिर उस वक्त थोड़ा सा हालात बदले, इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। वहाँ से निकलने के बाद मैं बेस्ट IT सेंटर जो मालेगांव में अभी है, अभी कुसुम्बर रोड पे एक 7x8 की शॉप में स्टार्ट किया था मैं। बिल्कुल। और वहाँ से उसी दौरान मुझे पता चलता है कि इंटरनेट का एक नया क्रेज़ आ रहा है। 2012 की बात है। मैं कंप्यूटर के लिए छोटी सी एक शॉप स्टार्ट किया, बेस्ट IT सेंटर। तो वहाँ से स्टार्ट करने के बाद इंटरनेट की दुनिया नई लॉन्च हुई थी। बिल्कुल। उसके लिए मैं सर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि BSNL वाले प्रोवाइड करते हैं। उसी पे वर्किंग करते फिर कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपके सामने है। और वाईफाई वगैरह का फिर जो हाँ, उसी के बाद फिर नया एक अध्याय जुड़ा। दुनिया तरक्की करती। फिर ये आपके जहन में ये फार्म हाउस वगैरह का ये कैसे क्या मतलब दिमाग में आया कि ये 2016 में मैं फरानी सर के एक फार्म हाउस है छोटा सा खुलदाबाद में। अच्छा।
वहाँ पर उनके साथ गया हुआ था। मैंने देखा कि यार ये नया एक कल्चर है, वह मैंने छोटे छोटे फार्म हाउसेस का ट्रेंड है। तो एक बंदा वहाँ पे ना कुछ म्यूज़िक वगैरह लाइट वगैरह की, जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मुझे क्रेज़ था, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा, उन्हें ज़रा देखना चाहिए। तो उन लोगों ने जाने भी नहीं दिया, तो एक टेकरी पे जाके देखा तो एक हट टाइप बना हुआ था, म्यूज़िक सिस्टम था, रात में लोग एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा कि यार मालेगांव के अतराफ में वैसे भी कोई ऐसी जगह है नहीं हाँ, नहीं, जिससे एंटरटेनमेंट का सामान मतलब मुहैया हो सके। तो मालेगांव में वहाँ से मैंने सीखा कि भाई कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद रॉयल फार्मेसी कॉलेज के पास में फर्स्ट फार्म हाउस मैंने 2016 में स्टार्ट किया, जी, जो 2017 के एंड में मतलब करीबन कंप्लीट हुआ। और मैंने फिर आमिर हकीम साहब को बेचा। वहाँ से लगा कि यार एक नई दुनिया है, कुछ नया इसमें करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से शुरुआत की मैंने, वो फार्म हाउस बनाया। उसके बाद 7 फार्म हाउस की एक बुनियाद डाली रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। वहाँ से उसके बाद ये मेरा, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ आपको ये जो हम जिस फार्म हाउस में हम ये शूट कर रहे हैं, ये भी जनाब साजिद भाई ने ही बनाया है, सारा कुछ इन्होंने ही किया है वो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साजिद भाई के कुछ प्रोजेक्ट्स की झलक। एक ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर को साजिद भाई आपने एक नए कल्चर से रोशनास करवाया। वरना आमतौर पे हमारे शहर में तो देखो घूमने फिरने के ना सही तरीके से कोई जगह है, फैमिली के लिए कोई एंटरटेनमेंट की जगह है। ये सब होने से क्या हुआ कि लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग दुनिया का भी कुछ देर के लिए वो अपने सारे दुख दर्दों को भूल कर ऐसी जगहों पे आके अपने आप को थोड़ा पुरसुकून महसूस करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए एक नया रास्ता खुल हाँ, गया। बेशक, लोगों बेशक। को इधर उधर बैठने से बेहतर है कि एक नया रास्ता मिला कि ये भी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट Yes, किया जाता है। ऐसा कुछ सोची समझी तरकीब नहीं थी, ये बस अल्लाह ने कुन कहा होता हो गया। होता गया। अच्छा साजिद भाई, अभी ये बताइए कि अपनी गुजरी हुई जिंदगी में कोई ऐसा किस्सा, ऐसे 2 किस्से, मतलब एक अच्छा और एक बुरा, जो आप अब तक नहीं भूल पाए। मालेगांव शहर में हमारे दोस्त हैं फिरोज़ भाई, ये गए हुए थे कश्मीर। फिरोज बोले तो कौन से? फिरोज़ दिलावर साहब। फिरोज दिलावर साहब। अच्छा, हाँ, बहुत मुखलिस आदमी है, अल्लाह अल्लाह बेशक बेशक। उन पर अपना साया हमेशा कायम रखे। तो कश्मीर गए थे? कश्मीर गए हुए थे पूरी फैमिली के साथ, 19 लोग गए हुए थे। अच्छा, वहाँ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनकी बहन, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, वो एक्सपायर हो गई थी। अब मसला ये था कि वहाँ से उन्हें लाना है और फ्लाइट से जाना और आना, वक्त बहुत शॉर्ट था। पहले तो लगा मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं जा सकता। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इंसिस्ट किया, फारनी सर ने खास तौर से कहा कि नहीं तू जा, देखते हैं क्या होता है। मैं वहाँ से निकला, फ़्लाइट पकड़ा। इन लोगों को मैं कश्मीर से 18 लोगों में 19 लोगों में से पूरे लोगों को मैं लेकर आया था और वो 16 घंटे के अंदर मालेगांव लेकर आ गया। क्या बात है। इतना ही वक्त था, तो वो एक इंसिडेंट कभी ज़िंदगी नहीं नहीं भूलेगा।
कि नहीं, और वो यकीन जानिए मैं भी नहीं समझ सकता। अगर आज मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो मगर वो अल्लाह की मसलियत है कि बेशक। जिस काम में आप दिल से करना चाहो ना, उसकी मदद या उसकी मदद शामिल हाल बेशक। होती है। तो एक बहुत- वो इंसिडेंट था, और अभी जल्दी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ डॉक्टर जाहिद साहब का। हम लोग दोस्त अहबाब बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, और उसी दौरान में उनको हार्ट अटैक आ गया। मेरे फार्म हाउस पे बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ, 14 फरवरी 2025 की बात, अभी 2024 की बात है, फरवरी की। अभी। हाँ, अच्छा, उनको अचानक हार्ट अटैक आया, और उनको हम लोग फार्म हाउस से दोस्त अहबाब उनको उठाते हैं, गाड़ी में स्टार्ट करके गाड़ी लेकर जाता हूँ। 13 किलोमीटर 6.5 मिनट में मैं फारन हॉस्पिटल उनको पहुँचाया हूँ। और मेरे तमाम दोस्त CPR देते हुए हर कोई अपना किरदार इस बखूबी निभाया है कि यकीन जानिए सातों के सातों जो है ना अपनी नज़र। अब मैं सबसे पहले एक बात बोलना भूल गया बीच में, कि अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की नेमतों में दिया तो मेरे 7 दोस्त हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है और नेमत अल्लाह की तरफ से। कमाल के लोग हैं मेरे दोस्त, जो महफूज कॉलोनी ग्रुप के लोग हैं ना, जी जी जी। कमाल है। तो एक वो इंसिडेंट है, डॉक्टर जाहिद साहब को हार्ट अटैक आया, हम लोग यहाँ से लेकर गए। बाकायदा वहाँ पर ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, मगर फारान हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर अवैस फारानी और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट है। उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया, और अल्लाह से बाकायदा लड़कर उसे लाया गया है। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाहिद ठीक हैं, पहले से बेटर हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो एक वो फील होता है कि नहीं यार, दोस्तों की वजह से किसी की जान भी बचती है। बेशक बेशक। तो एक वो इंसिडेंट है, ये 2 इंसिडेंट याद पड़ते। बाकी तो ज़िंदगी में बाकी आपके ज़िंदगी के किस्से भी सारे थोड़े जज्बातों से और उसी से जुड़े हुए हैं। हाँ, मतलब उसमें कहीं भी ऐसा थोड़ा सा, आसान काम कभी इससे में नहीं आया। हाँ, मतलब बोलने का कोई ऐसा रंग वाला कि आप मज़ा आ गया, ये नहीं। हो गया, ऐसा मतलब बहुत ही कम रहा। नहीं कुछ नहीं। और मतलब वैसे भी आप, अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि आप आमतौर पे हम भी जब मिलते हैं तो थोड़े सीरियसली लगते हैं। शाहिद भाई की बहुत सीरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाले आदमी है। हाँ, थोड़ा। लेकिन खैर, बहरहाल ये बहुत अच्छा बताया आपने कि, और दोस्त, अच्छे दोस्त तो होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है आज के बेशक। दौर में। तो साजिद भाई, मुझे जहाँ तक याद है, आज से कोविड से पहले की बात करूँगा मैं, आप काफ़ी हेल्दी हुआ करते थे और माशाल्लाह सेहत वगैरह बहुत ज़्यादा थी आपकी। हाँ, तो अचानक से आप ये स्लिम होने लगे, और अचानक से ये रिवर्स कैसे हुआ बॉडी का मामला? वो कहते हैं ना कि एक बुत मुझे भी काब है दिल में पड़ा मिला, और वाइस को वहम है कि उसी को खुदा मिला। क्या बात है। कोविड से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी नहीं, पहले तो कोविड वाला भी बताओ मुझे। वो भी पता चला कि आप बहुत सीरियस हो गए थे और एकदम बिस्तर पे मर रहा हुआ समझ के आपको डाल दिया गया। बेशक हालात यही तो क्या सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ? सिचुएशन ये थी कि कोविड स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ नई एक मशीन इन्वेंट की थी, सैनिटाइजर मशीन। हाँ हाँ हाँ, देखा भी, जो मैंने पुलिस वालों को गिफ्ट हाँ। भी की थी। तो वो करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा मैं बीमार हो रहा हूँ। मैं बीमार हुआ, पॉजिटिव आया, मुझे लाइफलाइन में एडमिट किया गया, बहुत सीवियर हो गया। इतना सीवियर हो गया था कि सांस लेना मुश्किल था। मेरा सैचुरेशन 55 to 60 था। अच्छा, फारान हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुआ तो अल्लाह फारानी सर की और उनके बेटों की तो यार ग्रेट मेहनत, क्या कंट्रीब्यूशन कमाल का उनका शहर में, बेशक। वो नेमत से कम नहीं है। मेरी ज़िंदगी उन लोगों की कर्जदार है। अवैस फारानी ने जो ट्रीटमेंट्स दिए, फारानी सर ने जो मदद की, और उसमें ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाया है डॉक्टर सुफियान। अच्छा, फारान हॉस्पिटल में रहते हैं। उस बंदे ने भी बहुत मेहनत की, बहुत मदद की मेरी। तो जब 19 दिनों तक के मैं एडमिट था, 17 दिन तक के ऑक्सीजन पे था, वहाँ से निकलने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ, घर पहुँचता हूँ, तो मेरा बेटा उमरैन जो 9-10 साल का था, उसका चेहरा देखने के बाद एहसास हुआ कि यार जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं डायबिटिक हूँ। वहाँ से जब निकलता हूँ, HbA1c की रिपोर्ट्स वगैरह लिए, जब पता चला कि मेरे 3 महीने के जो रिकॉर्ड्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शुगर थी। तो उस पर मैंने वर्क करने के लिए कुछ रिसर्च किया कि भाई ये किस तरीके से इसको डिफीट किया जा सकता है, इसको किस तरीके से मात दी जानी चाहिए डायबिटीज़ को। तो इसमें फारानी सर, अवैस डॉक्टर गौरव काकानी, इन लोगों से कंसल्ट करने के बाद पता चला कि ये पॉसिबल है। उसके लिए फिर आपको डाइट है, आपको जिम है, आपको वॉकिंग है, थोड़ा रनिंग है, ये सब चीज़ें करना होगा। तो उन लोगों ने बताया कि आपको पहले वज़न कम करो। उनके बोलने पर फिर मैंने वज़न कम किया। वज़न कम करने के बाद ग्रेजुअली मेरी शुगर और मुझे अपने चली गई।
मुझे इमरान जमील सर ने भी बताया था कि साजिद भाई को बहुत सारी उस टाइम में गोलियां वगैरह खानी पड़ती थी, उन्होंने सबको एकदम साइड में फेंका और उसके बाद नेचुरली मतलब जो वॉकिंग है, जॉगिंग वगैरह है और डेली जो डाइट वगैरह उसको कम करते हुए आपने मतलब नेचुरली तौर पर अपने आप को ये इस बॉडी मतलब सांचे में डाला। उन्होंने ऐसा बताया था कि उन्होंने सारी चीज़ों को किनारे करके खुद से मतलब कि यार अब खान साहब इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल, एक बंदे का नाम लेना भूल गया, इरफान मास्टर, अच्छा फ्लैक्स जिम के ओनर, दोस्त है बचपन का मेरा और बहुत शानदार बंदा है वो। उससे जब मैं मिला था, मेरा वज़न 88 kg था जैसे मैं आपको बताया। उसने बताया कि भाई पहले तू वज़न कम कर, उसका जिम ज्वाइन किया। लिटरली बताता हूँ मैं 2 मिनट तक ट्रेडमिल पे चलने के बाद मुझे ऐसा लगता कि मौत आ जाएगी, 2 मिनट नहीं चल सकता था मैं। तो उसने बहुत हिम्मत दी कि नहीं ये तो अच्छा है, कर सकता है। उसने काफ़ी मेहनत की और वो जैसे जैसे बताते गया मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र करने के लिए उस पर मेहनत करते गया। तो पोजीशन ये थी कि फिर मैंने वज़न कम कर लिया। वज़न कम करने के बाद लगा कि नहीं यार अब तो मेरी शुगर भी नॉर्मल हो गई, मुझे शुगर नहीं है आज, मैं डायबिटिक नहीं बड़ा मतलब उसकी वजह से। हाँ धीरे, मैं कभी गोली आज कोई गोली दवा नहीं लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मुझे डायबिटीज़ है ना ही प्रेशर है, कुछ नहीं, अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्र है। तो ये नेचुरल तरीके से भी इसको किया जा हम सकता है। किया जा सकता है। तो साजिद भाई ये तो हो गई हमारी पर्सनल जो भी थी ज़िंदगी और यहाँ तक के पहुँचने के हालात, लेकिन अब थोड़ा सा हम फ़न की तरफ आते हैं। फिल्में वगैरह देखने का शौक़ है आपको? अब फिल्में देखने का शौक़ 2016 तक तो था। अच्छा मूड होता है कि हाँ फिल्में देखना चाहिए। अच्छा हाँ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी, हाँ बेशक बेशक इसके बगैर ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। नहीं तो देखा जाए तो मुझे हॉलीवुड की फिल्में पसंद थी शुरू से, जैसे आपने बताया न्यूराज वीडियो पे, जी। वहाँ पर बैठ के देखना। और मुझे कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है। अच्छा कॉमेडी ज़्यादा कॉमेडी पसंद बहुत करते हैं। पसंद है। कपिल शर्मा शो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ ड्रामे जो गुजरे हैं काफ़ी अच्छे थे, वो पसंद है। ओके। ह्यूमर बहुत पसंद है। और मौसीकी से लगाव है आपको कुछ? हाँ मौसीकी से लगा हुआ है। तो क्या सुनना पसंद करते हैं, गीत गज़ल किस तरह के? मुझे इसलिए में सच पूछा जाए तो गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके ये गज़लों में गुलाम अली साहब हैं हमारे, बेशक। बेहतरीन है। मेहदी हसन साहब है, उनकी गज़लें अच्छा है, गाड़ी में रहे तो सुन लिए, अच्छा वरना ज़िंदगी वक्त कहाँ मिलता है वरना वक्त सुनने नहीं मिलती। यानी स्पेशली उसके लिए बैठ के नहीं सुनने के लिए। देर गाड़ी में उतनी देर तक बस। उतना ही बस। तो साजिद भाई भी ये बताइए कि उर्दू शायरों में, ज़ाहिर है अब जैसे आपने कहा कि गज़लें सुनने का शौक़ है, तो उर्दू शायरों में कौन से शायर है जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? शायरों में तो अच्छी शायरी कहीं से भी ले लो मुझे पसंद आती है। अच्छा ज़रूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर कोई एक शायर ही पसंद है। फैज़ भी काफ़ी पसंद है, फराज की शायरी सबसे टॉप पे इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल साहब, बेशक। उनकी बातें हैं। गालिब भी। नई जनरेशन में किसी को? नई जनरेशन में मेरे सामने भी 2-3 ऐसे शायर शुरा हैं। हमारे शायर का एक बंदा है मुश्ताक अहमद मुश्ताक, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अभी उसने एक शेर कहा था कोविड के दौरान, एक फ़ोटो पे उसने शेर कहा था कि चलते फिरते लोग नहीं ये साए हैं, इन सायों से दिल की बातें कौन करे। क्या बात। वैसे इनके अलावा अज़ीज़ नबील साहब हैं, अरशद जमाल सारिम साहब हैं, इनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ अपने ही शहर का एक अच्छा शायर गुजरा है, अब्दुल सलाम अज़हर। हाँ अब्दुल सलाम। उसका एक शेर मुझे बड़ा पसंद, बहुत अच्छी शायरी करते हैं वो भी, कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाब की आरज़ू, ये रस्म अब भी जिंदा है मेरे कबीले में, खुद अपने बहते हुए लहू से वज़ू कर। क्या खुद अपने बहते हुए खून से वज़ू करना। बड़ा अच्छा अब्दुल सलाम अज़हर। और ये रमज़ान उस्ताद ने इसकी बहुत अच्छी बनाई है, कंपोजिशन भी बहुत कमाल की किया उन्होंने। असल में उनको शायद लंग्स का कैंसर था। हाँ। उन्होंने अपने ऊपर से एक शेर कहा था, उनका एक दोस्त था, कहता था कि चलो मैं तुम्हारा इलाज करा दूँ, मगर उसे खबर थी कि वो अब भला इलाज करने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहते थे कि उसे खबर है कि मैं कट चुका हूँ अंदर से, मगर वो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना। मगर वो चाहता है पैर। हमारा मुश्ताक भी बहुत प्यारा आदमी है। और ये भी शेर शायद उन्हीं का था जब वो बीमारी की हालत में थे कि ये मशगला नहीं मरहम है दिल के ज़ख्म, तमाम रात सितारों से तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना। वाकई में मैं तो अब्दुल सलाम अज़हर साहब को मतलब कहाँ से पहचाना जब उनकी गज़ल मैंने रमज़ान भाई के मुंह से सुनी। हाँ अभी जल्दी क्या बात है, अपने शहर में भी इतने अच्छे शायर है, कमाल है भाई। उनकी किताब अभी अनल बहार करके है, अनल बहार, हाँ तो नज़र से गुजरी अभी मेरे, काफ़ी अच्छी है। उसमें एक शेर बड़ा अच्छा है कि अजहर बसीरतों के परों से उड़ा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी पे से, कि अजहर बसीरतों के परों से उड़ा हूँ मैं, हैरत है कि ज़मीन को मेरी उड़ान पर। क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लोगों को लगता है कि साजिद को यहाँ पहुँचने के लिए
भाई वो जख्म देखे हैं जो हाँ, दुनिया को तो सिर्फ हमारा अच्छा ही नजर आता है, लेकिन उसके अच्छा हासिल करने के लिए हमने यहाँ तक रास्तों से पहुँचते गुजरे। पहुँचते जो हालात गुजरे हैं कुछ हद तक आप जानते हैं, बेशक, ये पर्सनली जानते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई मुसाफत कभी मंजिल का तयन नहीं करती, इस राह में बस पाँव के छाले नहीं जाते हैं। बेशक, बिल्कुल। बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो चीज़ों को, बस वो उनको सिर्फ ये नजर आता है कि अरे यार ये हाँ, ऐसा, चकाचौंध नजर आती है, लेकिन उसके वो यहाँ पीछे तक का पहुँचे कैसे, उसकी कहानी भी तो जानना जरूरी होती है। बस वही मसला है कि लोगों को लगता है कि ये यहाँ तक पहुँच गया, ये ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। अब जो यहाँ तक गुजरते हुए लम्हात जिन लोगों ने मेरे साथ देखे हैं उन्हें खबर है कि मैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल, और उतना ही अपने लिए काफ़ी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। और होना भी अल्लाह ने मुझे जो दिया मैं इसके काबिल नहीं था, अल्लाह ने मुझे अपनी इनायतों से नवाजा है, बेशक, और यकीन जानिए मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। बेशक। इसीलिए कहा ना, गालिब ने कहा था कि साते शुक्र है ऐसा किना ने खित्ता खाक। कई मरतबा मैं ज़िंदगी से हारा भी हुआ, बहुत सारे ऐसा जिंदगी में कब लगा साइज में आपको कि आप हार गया, बस सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ ऐसे हालात आए। मैं इंटरनेट की दुनिया में जब नया स्टार्ट में शुरू किया था तो बहुत सारे डिवाइसेस मैंने परचेज़ किए, अचानक से टेक्नोलॉजी बदल गई। लाखों रुपये का कर्ज मेरे ऊपर था, अच्छा, लाखों रुपये का, मगर हालात इस कदर दगदगों थे कि न काम चल रहा है न पैसे आ रहे हैं, कर्ज वाले तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा लगा यार सब खत्म हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई थी। वायरलेस से हम लोग फाइबर पे आ गए थे। फिर कैसे निकले उन हालात से? कहते हैं ना कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो तो आसमान तो एक के दर तो दरवाजे- हमेशा खुला रहता है, बेशक। हाँ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल, कि भाई बेशक। अल्लाह जब लेकिन वो भी कहता है कि दुआ ही मत मांग, कोशिश भी कर उससे निकलने के लिए, और कोशिश ही सबसे मेन होती है, कोशिश जब भी करने उसकी में- मदद भी शामिल होती है हमारे बेशक। साथ। फिर वहाँ से जिंदगी जो टर्न ली है, मैं ऑप्टिकल फाइबर पे इंटरनेट शुरू और आज हम देख, और आज फिर है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है साहिद भाई। यकीन मानो आपकी लाइफ जर्नी जो आपने बताया उसके मुताबिक बहुत से नौजवानों को इससे एक सबक भी हासिल करना चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हारना भी बहुत जरूरी है, कुछ करना, और हारना तो ज़रूरी होता ही है। बहुत जरूरी है। बिना हारे तो जीत का मज़ा कहाँ आने वाला? मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान जो अगर कहे कि मैं जिंदगी में हारा नहीं, उसे क्या चाहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और निकल जाए इससे। जो हारा नहीं है ज़िंदगी में और मतलब सब कुछ उसे मिल गया, है कि मैं गिरा नहीं, उसे क्या मतलब, उसे फिर पता क्या है। जिंदगी गुजारने का तो मजा तब है, वो अप्स एंड डाउन्स आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और और जिंदगी जीतने के साथ साथ हारने का भी नाम है। मैं अक्सर कहता हूँ वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली, बेशक, बिल्कुल। कि अपनी हार को भी इम्ब्रेस कर। हारने के बाद भी जो बंदा अपने जीतने वाले को टैप अप करता है और कहता है कि भाई नेक्स्ट कंपटीशन में फिर से तेरे साथ खड़े होंगे, आज तो जीता है, बेटर लक, तो उसकी जीत का मजा किरकिरा कर देना ही कमाल है। सही बात है, सही बात। वो ज़रूरी है। यानी हार को भी एंजॉय करना है। हार को भी वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली, बेशक, बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि, और मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ कि इंसान गिरने के बाद जब संभलता है ना तो वो उसकी बात अलग रहती फिर वो स्टेप्स बहुत सोच समझ के है। रखता है। बिल्कुल। साजिद भाई, अभी एक बात बताइए, अगर आप ये फार्म हाउस डेवलपर ना होते, जैसे इतने सारे खूबसूरत फार्म हाउस आपने बनाए हमारे शहर के लिए, अगर ये ना होते तो क्या होते? अगर हालात मुवाफिक होते स्कूल पढ़ने के दौरान तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। अच्छा, यानी हाँ, अकाउंट से शुरू इतनी से 11वीं 12वीं में ये हालात थे कि मैं सीए करने वाला हूँ, इस तरीके के लेवल पे मैं पढ़ना चाहता था, मगर हालात नहीं बने तो स्टडी नहीं कर सका। और वो मैथ से तो आज तक उसको सोच के भी हमें घबराहट होती है, आप उसके अंदर और मतलब। वही मैथ से यहाँ तक पहुँचा दी। बेशक, बिल्कुल। जिसका कैलकुलेशन परफेक्ट है वो ज़िंदगी में आगे जाएगा। आगे जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेंटेन कर लिया तो उसके लिए कामयाबी तो है। हाँ, मगर बहुत सारी जगह प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को साइड में रख के काम भी करना पड़ता है। बराबर। हाँ, कुछ सारी जगह ऐसी भी होती है अकरम भाई कि आदमी को गलत होता हुआ देखते हैं कि यहाँ नुकसान हो रहा है, आँख बंद करके बढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बाजुओं की ज़रूरत होती है। और जो आपके पास में अतराफ़ में लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात पे लब्बैक कहें और आपको सिर्फ टैप अप करें और आपके साथ अप्रिशिएट करें। नहीं, धोखा देने वाले भी मिलेंगे, बेशक, बहुत सारे मिलेंगे। और ज़िंदगी में मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ज़िंदगी में दुश्मन भी ना म्यारी चाहिए। वो एक शेर है ना, उस पर कौन सा एक शेर है, याद है आपको? दुश्मन भी हो म्यारी होना चाहिए, राहत साहब का शेर है शायद, है ना? ऐसे कुछ खानदानी चाहिए यार म्यारी, कुछ ऐसा। राहत साहब का बड़ा खूबसूरत सा शेर है वो।
तो अभी एक ये चीज़ है साजिद, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आप बाहर रहते हो तो जैसे काम तो आपके कंटिन्यू, हर कितनी साइट्स चालू है हमको भी नहीं पता, आप ही को पता होगी। तो हर जगह सेट साजिद सेट ऐसा, साजिद सेट वैसा, ये वो। बाहर तो आप यानी एक फार्म हाउस के एक डेवलपर हो, बड़े बड़े फार्म हाउस के काम चल रहे भी माशाल्लाह आपका। वो मैं देखा वो शॉपिंग मॉल जो बन रहा है अभी आप, हाँ, उसका भी काम चालू है। तो बाहर तो जाहिर है कि सब जो भी आपके आसपास के लोग हैं सब साजिद सेठ या साजिद भाई, साजिद जब आप ये सब उलझनों से निपट के जब घर पहुंचते हैं तो क्या बन के वहाँ पहुंचते हो घर पर? यानी साजिद बिल्डर बन के पहुंचते हो या? नहीं, घर जाने के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि हर इंसान के ना दो चेहरे होते हैं। एक वो खुद होता है जो अपने अंदर से वो होता है, और दूसरा लोग उसके लिए बना देते हैं। लोग अपने मन में उसे उस तरीके का देखना चाहते हैं, जिसे मैं कॉस्मेटिक व्यू बोलता हूँ। कि इंसान दो तरीके से जीता है, एक उसका कॉस्मेटिक व्यू है और एक वो अंदर का जो है वो। तो घर जाने के बाद तो सब चीज़ें बालाए ताक रखते हुए एकदम नॉर्मल जो जिंदगी, बच्चों के साथ कैसे रहते के हो? साथ हंसी मजाक, मतलब बच्चों के बाप बन के रहते हो या उनके दोस्त बन के रहता हूँ मैं। वेरी गुड, दोस्त बन के ही रहना रहता चाहिए हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घरेलू हालात बहुत बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और ज़िंदगी से बोलो ना कभी कोई शिकायत नहीं रही मुझे। साजिद भाई, अभी एक सवाल, हाँ। आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन एक फन के लिए मैं सभी से पूछता हूँ तो हाँ। आपसे भी पूछ रहा हूँ। जी। शादी आपने अपनी पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी, क्या था? नहीं, शादी तो एक हादसा थी। खूबसूरत हादसा कैसा? हाँ, भाभी भी देख रहे होंगे आज। देखने तो कोई मसला नहीं। असल में हुआ ये था कि शादी अरेंज मैरिज है। अच्छा। एक दिन मेरे वालिद आगे कहते हैं कि मैंने साजिद की शादी तय कर दी है, और घर पे एकदम नया कि यार ये क्या हो गया। और मैंने बोले ज़बान दे दी है वहाँ पे, और तुम लोग जाके देख लो, शादी की तारीख तय होगी। मुझे खबर भी नहीं कि लड़की कौन है क्या है। इस तरीके से शादी हुई मेरी। मतलब वो माँ बाप की मर्जी के आगे सरे तस्लीम खम था आपका मतलब? बेशक, और मेरे वालिद की बातें पूरे घर में कोई काट नहीं सकता था। अच्छा। किसी को उफ कहने की भी इजाज़त नहीं थी। ओके। तो मतलब वालिद साहब की मर्जी के मुताबिक आपने बिना देखे शादी कर ली है? हाँ, देखा मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये वालिदैन का फर्माबरदार होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी एक थोड़ा सा और पर्सनल थोड़ा सा सवाल है। हाँ, पूछिए ना। बीवी से कितना डरते हैं आप? अरे, इसका पैमाना तय करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी एक बैलेंस लाइफ है, कि डर नहीं दोस्ती होना चाहिए। बेशक। उसी लम्हात को गुजार रहा हूँ मैं। बेशक डर खौफ ना उसे है ना मुझे है, सीधी बात। मतलब दोनों एक बैलेंस लाइफ है, बैलेंस लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद, वैसे जैसे आप बहुत सारे कंट्रीज़ भी घूमते रहते हो, हमेशा हमें पता चलता है जिस दिन गायब होते हैं, कोई फ़ोन नहीं लगता है या वापस रिटर्न रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई इंडिया में नहीं है या कहीं बाहर होंगे। तो जाहिर है कि हर जगह पर जाते हैं, शहरों में, मतलब इंडिया में भी बहुत सारे शहरों में जाना होता होगा, आउट ऑफ इंडियाज़ भी जाना होता है। तो वो जो रिलेशन मेंटेन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड बोलिए या ऐसे भी बन जाते हैं बहुत से रिश्ते, तो उनको मेंटेन कैसे करते हैं आप? मतलब जैसे यहाँ पर भी, जैसे घर की जिम्मेदारियाँ अलग है, वो रिश्तों को निभाना अलग है, रिलेशन को निभाना अलग चीज़ हो गई। बाहर निकल रहे तो काम वालों के साथ में रिलेशन को मेंटेन रखना, व्यापारी जिससे माल आ रहा है उससे रिलेशन मेंटेन रखना, जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, जो आपके जो फार्म हाउस वगैरह के ताले, जो भी XYZ, तो ये सब चीज़ों रिलेशन को मेंटेन कैसे करते हैं आप? रिलेशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहली और बड़ी चीज़ है खुलूस, नीयत और खुलूस। आप जिससे भी मिल रहे हैं उसे कुछ न कुछ देने की सोचिए। यार वो जब यहाँ से मेरे पास से जाएगा, अगर वो आपसे मिलने के बाद आपकी शख्सियत को भूल जाए और आपके कपड़ों को याद रखे, तो ये आपकी आर है। जब आपके रिलेशन बनते हैं तो सिवाय फ़ायदे के कुछ नहीं होता। मगर कोई इंसान अगर फ़ायदे के लिए रिलेशन बनाता है और उसे मेंटेन करने की कोशिश होती है, तो उसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये भी बात है, बिल्कुल। तो खुलूस मतलब से मतलब रिलेशन बिल्कुल नहीं, ज़रूरत के तहत रिलेशन नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल नहीं, खुलूस होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। और हमारे नौजवान लोगों को, नौजवान बच्चों को आप बिजनेस के ताल्लुक से क्या सीख देना चाहोगे? उन्हें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में कोशिश करनी चाहिए? आजकल जो स्कोप, तो आज इंटरनेट होने की वजह, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा स्कोप बढ़ गया है हर एक। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में नई जनरेशन को हर उस जगह हाथ आजमाना चाहिए जहाँ पर प्रॉफिटेबल चीज़ें हों। अगर उसे लगता है ना कि मैं एक छोटे से बिजनेस भी करना चाहूँ, चाहे वो 1 रुपये से शुरू हो, 10 रुपये से शुरू हो, उसे पहले शुरू करना चाहिए। दूसरी बात,
इंसान अगर बिजनेस में सोच बड़ी रखना है, छोटा नहीं सोच। छोटा नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि सूरज मान चांद तो मिलेगा, सोच बड़ी रख। मैं अक्सर कहता हूँ कि 7 आसमानों में से 6 मुझे दे दे, 1 में बाकी सबको दे दे। बड़ी सोच रखो। मांगने का अंदाज भी उसकी लेवल का होना चाहिए। हाँ सही बात, अल्लाह की वसतों को देख कर मांग। ये क्या छोटा मोटा मांगता है, सही है। बड़ा मांग तो बड़ा मांगो, बड़ा मांग। अगर मिलता है, मिलता है बेशक। और इंसान के अंदर वो क्वालिटी, वो एबिलिटीज़ होती हैं जब वो अल्लाह की कायनात को भी कन्विंस करता है, कि कहता है कि तू तमाम अपनी कहकोशा, अपनी कायनात घुमा इस तरफ, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये जिस दिन इंसान के अंदर आता है, जब वो अपने आप को पहचान लेता है। बेशक खुद से मुलाकात ज़रूरी है, वो है मुलाकात होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान अपनी एक ख़ास खुसूसियत लेके पैदा होता है। हाँ ये बात तो है बिल्कुल। सिर्फ उसको अपने आप को पहचान तो ले, पहचानना जरूरी अपने अंदर के इंसान को बाहर तो लाए, रिजल्ट आएगा। है। बेशक बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे साजिद अंसारी साहब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी बातों से ज़रूर बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आज के कीमती वक्त देने के लिए हमें। और आपका भी जो आपने मुझे याद किया। नहीं भाई, ये तो मैं शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि यार साजिद भाई को मैं बुलाऊं ताकि हमारे नौजवान बच्चों में एक जज्बा पैदा हो। और जाहिर है हर एक इंसान की ज़िंदगी कोई ना कोई सबक ही देती है। अगर हम उन हादसों, उन हालात से गुजरे हैं, अगर अभी आप ये बताते नहीं तो लोगों को कैसे पता चलता है कि आप किन हालात से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान बच्चों को आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी और एक मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं किसी अहम शख्सियत के साथ। गुड बाय।